आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का इकाई 4 यानी कि चौथा चैप्टर है ये। और हमारा सब्जेक्ट जो है वो है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। और हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, जिसके अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट 4 है और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का अंतिम पार्ट है। यानी कि आज हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा और इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 5 में इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राजनीतिक दल, जो आपकी किताब में दिया है पेज नंबर 91 पे जाके आप किताब में देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। अगर भारत में आंदोलन की बात की जाए तो वो माना जाता है 19वीं शताब्दी का अंतिम चरण अंतिम समय से शुरू हुआ था और तब हुआ था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किस पार्टी की स्थापना हुई थी? कांग्रेस की। भारत की अपनी पहली पार्टी 1885 में। कब जी? 1885 में। तो 1800 ईस्वी को कहा जाता है 19वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी का अंतिम चरण का अर्थ क्या हुआ? 1885 तो अंतिम समय न था, उसके 15 साल बाद आ गया होगा 20वीं शताब्दी। यह संस्था भारत की पहली अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी। इसकी स्थापना के बाद से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा एवं गति मिली। अगला पैराग्राफ है, हालांकि यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। इसके पूर्व भारत में आधारभूत संरचनाओं के विकास, आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रसार, समाचार पत्रों के विकास, धार्मिक सुधार आंदोलनों, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों के उत्थान एवं यूरोप में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में क्षेत्रीय स्तर पर कई संगठन भी स्थापित हो चुके थे। बताया जा रहा है कि ये कोई मतलब नई घटना नहीं थी, विशेष घटना नहीं थी कांग्रेस की स्थापना। इससे पहले भी बहुत सारे संगठन बने थे। बहुत सारे लोगों ने भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाने की कोशिश की थी, जैसे कि 1857 की क्रांति, जो भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। लेकिन वे सारी असफल हो गए। वे सभी के सभी क्या हो गए? असफल हो गए। संगठन बने लेकिन संगठन समाप्त हो गए। लेकिन कांग्रेस की स्थापना जो हुई वो आप लोग जानते हैं आज भी है, वो समाप्त नहीं है। इसलिए माना जाता है कि कांग्रेस जब से आया तब से अंग्रेजों के लिए काफी परेशानियां बढ़ गई थी। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि उसके पहले लोगों ने प्रयास नहीं किया था, संगठन नहीं बने थे, दल नहीं बने थे। लेकिन फेमस जो होगा वो कौन सा हुआ? कांग्रेस हुआ था। कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्षेत्रीय स्तरों पर प्रतिदिन बढ़ता गया। भारत में ये आंदोलन शिक्षित मध्यम वर्ग तक रहा, परंतु आगे चलकर अनेक भारतीय वर्गों की सहानुभूति इसे प्राप्त होने लगा। इसी समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था। साथ ही लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम का भारतीयों द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा था। मतलब लोग क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर आप लोग समझते हैं, राज्य स्तर, हर राज्य में लोग अपने स्तर पर अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। पूरा देश एक साथ विद्रोह नहीं कर रहा था, बल्कि हर राज्य अपने अपने राज्य में क्या करते थे? विद्रोह करते थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत का प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग। 1921 में, 1920-21 में जो गांधी जी लाए थे,
वो पहला जन आंदोलन था। क्यों जन आंदोलन कहा गया, मैंने बताया भी था कल के क्लास में, क्योंकि उसमें पूरा देश एक साथ जुट था। लेकिन उससे पहले जितने भी आंदोलन हुए उसमें पूरा देश एक साथ नहीं था, अलग अलग जगह पे कुछ कुछ लोग रहते थे, जिसके कारण सफल नहीं हो पाता था आंदोलन। कहा जाता है ना कि एकता में बल होती है। जब सभी लोग मिल जाएं तो किसी भी साम्राज्य को उखाड़ फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबको मिलना पड़ेगा। अब दो आदमी मिलेंगे, दो आदमी नहीं मिलेंगे तो फिर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये तो काम हो रहा था कि लोग क्षेत्रीय स्तर पर अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, साथ ही साथ जो लॉर्ड लिटन जो अंग्रेज था, अधिकारी था, उसने जो प्रेस पर नियम लगा दिए थे, प्रेस पर कि आपको कुछ भी नहीं छापना है, जो हम कहेंगे वही आपको छापना है। फिर उसने शस्त्र पर नियम लगा दिया कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रखेगा। इसका लोग जबरदस्त विरोध किए थे, जिसके कारण सरकार को प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा था। तो अंत में सरकार को क्या करना पड़ा, प्रेस को, अखबार वालों को स्वतंत्र करना पड़ा। यद्यपि अभी कोई अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन नहीं था, फिर भी यह विजय भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए मार्ग प्रशस्ति का काम किया। उन्हें लगने लगा कि संगठित होना अति आवश्यक है। यानी कि जब ये लोग मिलजुल कर आंदोलन किए, अखबार वाले आजाद हो गए, तो लोगों के मन में एक भावना जगी कि अगर हम सभी लोग मिल जाएं तो अंग्रेज भी यहां से भागेंगे। क्योंकि देखो, थोड़ा सा अगर हम मिल के आंदोलन किए तो सरकार डर कर हमारी बात मान ली, अगर हम जबरदस्त विरोध करें तो सरकार यहां से रवाना भी हो जाएगी। वहीं से लोगों के मन में ये बात आई। लॉर्ड रिपन के काल में पास हुए एल्बर्ट बिल का यूरोपियनों द्वारा संगठित विरोध से प्राप्त विजय ने भारतीय राष्ट्रवादियों को संगठित होने का पर्याप्त कारण दे दिया। अतः 1883 ईस्वी के दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कोलकाता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया, जिसका उद्देश्य बिखरे राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था। परंतु दूसरी तरफ एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलेन ऑक्ट्रो भजनश्याम ने इस दिशा में अपने प्रयास शुरू किए और 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। 1884 में किसकी स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय संघ की। इसके बाद पूरे वर्ष ह्यूम भारतीय नेता एवं भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन से इस संबंध में विचार विमर्श करते रहे। इन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेंट्री का भी समर्थन प्राप्त था। अंततः 25 से 28 दिसंबर 1885 को पूना में, पूना कहाँ है जी, महाराष्ट्र में एक शहर है पूना, भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक प्रस्ताव हुआ। परंतु दुर्भाग्यवश पूना में प्लेग फैलने के कारण इस बैठक का स्थान परिवर्तित कर दिया गया और तब यह बैठक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में सोमवार 28 दिसंबर 1885 को हुआ और यहाँ इस संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी 1884 में, लेकिन उसी का नाम बदल दिया गया। नाम क्या रख दिया गया, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। तो याद रखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को, और ये सारा मीटिंग बंबई में। आज मुंबई कहा जाता है, पहले क्या कहा जाता था, बंबई कहा जाता था, बॉम्बे कहा जाता था। यह कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया, जिसका अर्थ लोगों का समूह होता है। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, लोगों का समूह। इस बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। याद रखिएगा, कांग्रेस की बैठक की जो अध्यक्ष, उस समय अध्यक्ष थे, वो कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। इसमें कितने शामिल हुए थे सदस्य, जिसके प्रारंभिक उद्देश्य इस प्रकार थे। अब इसका क्या उद्देश्य है, तो चलिए 5 उद्देश्य हैं, पांचों उद्देश्य को एक एक करके समझते हैं। पहला है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम
जुड़े लोगों के संगठनों के बीच एकता की स्थापना का प्रयास। यानी कि भारतीय अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र का अर्थ हुआ अलग अलग राज्यों में अपना अपना काम कर रहे हैं। तो पहला प्रयास कांग्रेस का ये रहेगा कि सभी भारतीय मिलजुल कर काम करें, कोई भी अलग होकर काम ना करे। दूसरा प्रयास है देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भावना का संबंध स्थापित कर वंश, धर्म, वंश, जाति या प्रांतीय विद्वेष को समाप्त करना। यानी कि हमारे जो भारतीय हैं उनके बीच पहले ऐसा व्यवहार किया जाए कि सभी लोग एक दूसरे को मित्र समझें, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें। सद्भावना मतलब होता है अच्छी भावना। लोग धर्म, जाति, वंश को लेकर के कोई लड़ाई न लड़े। तीसरा है राष्ट्रीय एकता के विकास, सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करना। चौथा है महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना एवं उनके संबंध में प्रमाणों का लेखा तैयार करना। पांचवा है प्रार्थना पत्रों तथा स्मार पत्रों द्वारा वायसराय एवं उनकी काउंसिल से सुधारों हेतु प्रयास करना। मतलब कि कांग्रेस का प्रयास यही था कि लोग समझे अपने देश को कि यह हमारा देश है, इसमें किसी और का अधिकार नहीं होना चाहिए। अर्थात लोग अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना पहले पैदा करें। जब तक लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं आएगी तब तक हमारा देश आजाद नहीं हो सकता। ये कांग्रेस का पहला उद्देश्य था। आगे है इस तरह कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य शासन में सिर्फ सुधार लाना था। यानी स्टार्टिंग में मैंने पहले ही बता दिया है कि स्टार्टिंग में सभी लोग चाहते थे कि अंग्रेज न जाएं भले, लेकिन वे अत्याचार न करें। लेकिन बाद में चलकर जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद लोगों के मन में आया कि नहीं, अब आपको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। सन 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस में विरोध के स्वर उठने लगे और 1907 में इसमें फूट पैदा हो गई, जिसके कारण कांग्रेस कुछ हद तक कमजोर पड़ गई। गांधी जी के भारतीय राजनीति में पदार्पण ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूती प्रदान की और आगे चलकर इसी पार्टी ने राष्ट्रीय एकता स्थापित करते हुए भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति दिलाने में सर्वप्रमुख भूमिका अदा किया। मतलब 1907 के आसपास जो कांग्रेस के नेता थे वो आपस में लड़ने लगे और वे अलग अलग हो गए, जिससे वो पार्टी कमजोर हो गई। लेकिन उसके 8-7 साल बाद जब गांधी जी का एंट्री हुआ इंडिया में, तो कांग्रेस को उन्होंने इतना मजबूत बना दिया कि उसी कांग्रेस की अध्यक्षता में, उसी कांग्रेस के नेतृत्व में हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद भी हुआ था। अब अगला टॉपिक है हमारा वामपंथ या कम्युनिस्ट पार्टी। इसको एक टाइप से बहु माओवादी भी कहा जाता है। इस पार्टी को नक्सली कह लो, माओवादी कह लो, वो भी कहा जाता है। वामपंथ शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। फ्रांस की क्रांति आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, दूसरा चैप्टर। परंतु कालांतर में समाजवाद या साम्यवाद के उत्थान के बाद यह शब्द उन्हीं का पर्यायवाची बन गया। यानी वामपंथ को ही बाद में क्या कहा जाने लगा? समाजवाद या साम्यवाद। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ही भारत में साम्यवादी विचारधाराओं के अंतर्गत बंबई, कलकत्ता, कानपुर, जलौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभाएं बननी शुरू हो गई थी। उस समय इन विचारों से जुड़े लोगों में मुजफ्फर अहमद, M.A. हांगे, मौलवी बरकतुल्ला, गुलाम हुसैन आदि नाम प्रमुख थे। इन लोगों ने अपने पत्रों के माध्यम से साम्यवादी विचारों का पोषण शुरू कर दिया था। साम्यवाद और समाजवाद के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं दूसरे चैप्टर में। तो ये जितने भी लोग थे समाज में किसका प्रचार कर रहे थे? साम्यवाद का, कि हर व्यक्ति को साम्यवादी होना चाहिए। परंतु रूसी क्रांति की सफलता के बाद साम्यवादी विचारों का तेजी से भारत में फैलना शुरू हुआ। उसी समय 1920 में M.N. राय, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय, ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कहाँ पर इसने स्थापना की थी? ताशकंद में। लेकिन अभी भारत में ये लोग छिपकर काम कर रहे थे। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्हें अपने विचारों को फैलाने का अच्छा मौका मिला। साथ ही ये लोग आतंकवादी, राष्ट्रवादी आंदोलनों से भी जुड़ने लगे थे। बताए ना अभी, एक टाइप से ये नक्सली थे, आतंकवादी थे ये।
थे, मतलब इनका भी उद्देश्य था कि हमारा देश क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। उद्देश्य गलत नहीं था, लेकिन इनका तरीका गलत था। ये हिंसा में विश्वास करते हैं, हर चीज में मारामारी पे उतर जाते हैं। इसलिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद सरकार ने इन लोगों का दमन शुरू किया। दमन समझ रहे हैं ना, और सबको समाप्त मारना शुरू कर दिया। और पेशावर षड्यंत्र केस जो कब हुआ था, 1922-23। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 और मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33 के तहत लोगों पर मुकदमा चलाए गए। तब साम्यवादियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और राष्ट्रवादी साम्यवादी शहीद कहे जाने लगे। आगे है, इसी समय इन्हें कांग्रेसियों का समर्थन मिला। जब कांग्रेस के लोग देखे भाई ये भी देश के लिए मर रहे हैं, तो कांग्रेस भी इनका क्या कर रही थी, समर्थन कर रही थी। क्योंकि सरकार द्वारा लाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल को कांग्रेसी पारित नहीं होने दिए थे। यह कानून कम्युनिस्ट के विरोध में था। इस तरह अब साम्यवादी आंदोलन प्रतिष्ठित होता जा रहा था। दिसंबर 1925 में सत्यभका नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो सत्यभक्त, क्या नाम है, सत्यभक्त नामक एक व्यक्ति था जिसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और कब की थी, दिसंबर 1925 में। अब इंग्लैंड के साम्यवादी दल ने भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दिलचस्पी लेना शुरू किया। हालांकि अब तक कई मजदूर संघों का गठन हो चुका था, मतलब कई सारे मजदूर लोग अपना अपना संगठन, अपना अपना दल बना चुके थे। 1920 में AITUC की स्थापना हो गई थी, परंतु 1926 में इसमें विभाजन हो गया और 1929 में MN जोशी ने AITUF का गठन कर लिया। तो यहाँ पे आप लोग जान लेंगे एक चीज कि AITUC का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। बाद में इसी का C की जगह केवल F कर दिया गया। इसी संघ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, F, जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ठीक है ना, यानी कि वहां से कांग्रेस को हटा करके उसका नाम क्या कर दिया गया, फेडरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं महासंघ। क्या कहते हैं, महासंघ। इस तरह वामपंथ का प्रसार मजदूर मंचों संघों पर बढ़ रहा था। इसी समय किसानों को साम्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया गया और विभिन्न स्थानों पर किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की गई। लेबर स्वराज पार्टी, कौन पार्टी, लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। अब तक कांग्रेसियों पर भी साम्यवाद का स्पष्ट प्रभाव नजर आने लगा था। इसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव आदि प्रमुख थे। मतलब ये लोगों पे किसका प्रभाव पड़ रहा था, समाजवाद का। अतः अक्टूबर 1934 में बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। हालांकि 1931 बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश बाबू ने कर दिया था। मतलब उसके पहले बिहार में जयप्रकाश नारायण का आप लोग सुने होंगे, उन्होंने बिहार समाजवादी दल की स्थापना कर दी थी। और वो समाजवादी दल आज भी है जो इस समय यूपी में चलता है। यूपी में सपा समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की जो पार्टी है, आप लोग जानते होंगे, मुलायम सिंह यादव, तो उनकी पार्टी का नाम है सपा। वो सपा बनाया किसने था, जयप्रकाश नारायण। उसी सपा के अंतर्गत लालू यादव, ये आपके मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, जितने भी आपको जो क्षेत्रीय पार्टी दिखाई देती है, छोटी छोटी पार्टी, ये सारी पार्टियां एक ही थी, केवल समाजवादी पार्टी।
बाद में चल कर ये सब क्या हो गई, अलग अलग हो गई, अपना अपना पार्टी बना ली। फिर भी ये लोग कांग्रेस के अनुसंगी ही थे। भले ही इन्होंने अपना पार्टी तो बना लिया था, लेकिन किसके साथ काम करते थे, कांग्रेस के साथ। आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साम्यवादियों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया, क्योंकि कांग्रेस उन उद्योगपतियों एवं जमींदारों के समर्थन से चल रही थी जो मजदूरों का शोषण करते थे। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था 1930 में, तो उस समय ये जो समाजवादी थे ये कांग्रेस का ही क्या करने लगे, विरोध करने लगे। क्यों कि कांग्रेस क्या कर रही थी, जो उद्योगपति होते थे, जो धनी मनी लोग होते थे, जमींदार होते थे, उनसे मिलजुल कर काम करती थी, जो खुद मजदूरों का क्या करते थे, शोषण करते थे। ये अच्छा नहीं लगा समाजवादियों को। उन्होंने कांग्रेस के वामपंथी दल की भी आलोचना शुरू की और कांग्रेस से अपना संबंध तोड़ लिया। यह वह दौर था जिसमें समाजवादी अपने को साम्यवादियों के कारण कांग्रेस में फूट का तारा, क्या लिखा है जी यहाँ पे, फूट का खतरा मंडराने लगा, जिसकी एक परिणति सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के रूप में हुई। तो मुस्लिम लीग के बारे में हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई और इसका क्या क्या परिणाम हुआ। आइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम ने अंग्रेजों को अचंभित कर दिया था। इसके बाद अंग्रेज सोचने पर मजबूर हुए कि भारत में जहां धार्मिक एवं जातीय विभाजन काफी कठोर है, वहां दोनों संप्रदाय को आमने सामने खड़ा कर आसानी से शासन चलाया जा सकता है। यहाँ फूट डालो और शासन करो की नीति की चरम परिणति थी। यही कारण था कि 1887 में ही लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया। साथ ही विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफी बल दिया था। देखिए, 1857 की भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे लोग जब इस लड़ाई में लड़े थे, तो उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर लड़े थे। अंग्रेज उस आंदोलन से काफी हिल गए थे। उन्हें डर हो गया कि अगर ये हिंदू मुसलमान मिल जाएंगे तो हम लोग ज्यादा दिन यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। तो उन्होंने लाया नियम, फूट डालो और शासन करो, मन इनमें अब झगड़ा कराओ। तो झगड़ा कैसे कराया था, एक का बड़ाई करो, दूसरे का शिकायत कर दो, पक्का झगड़ा होगा वहां पे। तो ये लोग क्या कहने लगे अंग्रेज, जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ तो उसके 2 साल बाद ही अंग्रेज हल्ला करने लगे, अरे कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, तुम मुसलमानों की पार्टी थोड़े, हिंदू लोग तुमको वैल्यू थोड़ा सा भी देंगे, उसमें नौकर बना के रखेंगे। अब धीरे धीरे सारा मुसलमान भड़क गए, अरे हम लोग वहां नौकर बन के रहेंगे, हम लोग का बराबर का भागीदारी है। तो सारे लोग तो उतना समझदार होते नहीं कि चारे से कुछ समझते, अंग्रेज तेज थे दिमाग से। अब ये लोग आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे और कांग्रेस कमजोर पड़ गया। फिर उसको इकट्ठा कौन किए, गांधी जी। वो समझ गए थे कि रे भाई, जब तक ये हिंदू मुसलमान ही खूब नहीं घबराएगा काम, तो खिलाफत आंदोलन में साथ दिए मुसलमानों का, जो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। और अंत में दोनों को मिलाकर के ही अंग्रेजों को यहां से भगाना पड़ा। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं एवं अन्य राष्ट्रवादियों ने भारत में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया था। इन सब बातों में मुसलमानों में यह भाव पैदा कर दिया था कि कांग्रेस हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहती है। अब सारे मुसलमान डरने लगे कि शायद कांग्रेस किसकी स्थापना करना चाहती है, हिंदू राज्य का, ये हम लोग को यहाँ से भगाना चाहती है। अब बताइए, ऐसा अगर सोच किसी के मन में आ जाए तो क्या वहां पे हिंदू और मुसलमान में दोस्ती हो सकती है, नहीं हो सकती। और किसी भी देश के लिए खतरा है। हाल फिलहाल एक बिल आया था CAA, जो आप लोग जानते हैं, कोरोना से पहले वो बिल आया, लेकिन उसको गलत तरीके से मुसलमानों को बताया गया। बिल अच्छा है, कोई कमी उसमें नहीं है, वो मुसलमानों के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन उस बात को मुसलमानों के सामने गलत तरीके से पेश किया गया। और गलत तरीके से पेश करने का परिणाम यह हुआ कि वे लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए। उसको समझे नहीं ध्यान से। बहुत सारे नेता अपने वोट के लिए उनको गलत तरीके से समझा दिए
कि तुमको यहाँ से निकाला जाएगा, ये किया जाएगा, वो फलान, आप लोग देखे होंगे टीवी पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हर बात को समझाने का एक तरीका होता है, गलत तरीके से समझाएंगे तो अच्छा चीज गलत हो जाएगा। तो यहाँ भी वही बात था कि इन लोगों को लगने लगा था कि भारत जो है वो किसका देश बनने जा रहा है, हिंदुओं का देश बनने जा रहा है। और उसी में कुछ लोग हिंदू जो होते हैं बकलैल बकलैल पागल, वो और ही बढ़ा के बोल देते हैं हाँ अब हम लोगों का देश होने वाला है, तुम्हें सारा नजर आवाना हो बोलोगे। अब जाहिर सी बात है भाई, कोई सुनेगा तो मारामारी हो ही जाएगा, एक दूसरे के प्रति घृणा हो ही जाएगा। उसके बाद है इस तरह एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी क्योंकि कुछ मुस्लिम संभ्रांत लोग भी अंग्रेजी समर्थन पाकर अपने समाज को उपेक्षा की स्थिति से बाहर निकाल विकास के रास्ते पर लाना चाहते थे। अतः मुस्लिमों में शिक्षा के प्रसार के प्रयास किए जाने लगे, जिनमें अब्दुल लतीफ, आगा खान एवं सर सैयद अहमद खान अग्रगण्य थे। सर सैयद अहमद खान ने 1877 में ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ स्थापित किया था। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की घोषणा द्वारा पूरे बंगाल को दो प्रांतों पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल को मुस्लिम प्रांत का नाम दिया गया। साथ ही मुसलमानों को समझाया गया कि यह विभाजन उनके हित में है, परंतु इसका मुख्य लक्ष्य उभरते उग्र राष्ट्रवाद आंदोलन को कमजोर करना था। सरकार की इस नीति का हिंदू और मुसलमानों में मिलकर इतना कड़ा विरोध किया कि अंततः लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया। यानी कि यहाँ पे अंग्रेजों ने एक दिमाग लगाया लॉर्ड कर्जन ने कि बंगाल को दो भागों में बांट दो, एक भाग मुसलमानों के नाम से कर दो, मुसलमान क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, कह रहे वाह अंग्रेज किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, तब तो ये बड़ा अच्छा है, हम लोग अंग्रेजों का साथ देंगे और हिंदू इधर कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन इतना भी मूर्ख नहीं थे मुसलमान कि उसको मतलब भुलिया देंगे। ये समझ गए थे कि ये लोग अपना काम निकाल रहा है अंग्रेज लोग। बस फिर ये लोग 1911 में मिल करके हिंदू और मुसलमान मिल करके उनका विरोध किया, जिसके चलते जो बंगाल दो भागों में बटा था फिर से एक हो गया। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, किताब में भी दिया हुआ है। ये मोहम्मद अली जिन्ना है। कौन है जी? मोहम्मद अली जिन्ना। बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को जल्द ही कुछ ऐसा करने पर बाध्य किया जो मुसलमानों को कांग्रेस में अलग कर सके। इसी नीति पर लॉर्ड मिंटी ने अमल करना शुरू किया और अपने निजी सचिव डनलप स्मिथ एवं अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आंकवार्ड के माध्यम से मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल मिलने की बात कही। इसी परिप्रेक्ष्य में नवाब मोहसिन उल मुल्क ने 35 प्रमुख मुस्लिम नेताओं का प्रतिनिधि मंडल लेकर सर आगा खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1906 में मिला। इस तरह आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव डाली। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी तो क्या कहेंगे? आगा खान। और कब? 1906 में, अक्टूबर 1906 में। उसके बाद ढाका के नवाब समीउल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी नामक संस्था का क्या है जी सुझाव दिया और इसका सम्मेलन 30 दिसंबर 1906 को बुलाया गया, जहां इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया और एक अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन की नींव पड़ी। देखिए अभी आपको बताया गया ना कि अंग्रेजों ने यह अफवाह फैला दिया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदुओं की पार्टी है। अब इस डर से मुसलमानों ने अपना एक क्या किया, पार्टी बना लिया मुस्लिम लीग। इनको लगा कि हम लोग अपना ही को बनाएंगे, वो हिंदुओं का ही और ये क्या होगा, मुसलमानों का होगा। लेकिन बाद में सब समझ गए थे। इस मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गई थी उनमें मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में स्थान दिलाना एवं न्यायाधीशों के पदों पर भी मुसलमान को यह दिलाना था। विधान परिषद के लिए अलग निर्वाचक मंडल बने एवं काउंसिल की नियुक्ति में मुसलमानों के हितों की सुरक्षा इसका मुख्य उद्देश्य था। अंग्रेजों ने इस घटना को युगांतकारी मानते हुए कहा था कि हमने लगभग 7 करोड़ लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। इसी को पुख्ता करने के लिए 1909 के सुधार अधिनियम में आंशिक रूप से मुस्लिम हितों को ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिकता का बीज बोया गया। सांप्रदायिकता मतलब होता है हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराना, दो धर्म के बीच में क्या कराना, झगड़ा कराना। परंतु सन 1916 में कांग्रेस और लीग में समझौता हो गया। यानी गांधी जब आए तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हो गया, समझौता हो गया, राय हो गया। और राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं जैसे
हकीम अजमल खान, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर किचल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मजरूल हक आदि को कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ावा विभिन्न चुनावों में मुस्लिम लीग को उचित सफलता नहीं मिलता, यही प्रमाणित करता है कि लीग का आधार मुस्लिम जनता में बहुत व्यापक नहीं हो पाया था और कांग्रेस ही देश को नेतृत्व देने वाली एकमात्र पार्टी थी। यानी भले ही मुस्लिम लीग बन गई थी लेकिन उतना ये फेमस नहीं हुआ। फेमस कौन रहा? कांग्रेस रहा। आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अलग होकर शासन में अलग प्रतिनिधित्व एवं प्रतिनिधि क्षेत्र की मांग रखनी शुरू की। मैंने शुरू में एक बात बताई आप लोगों को कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अगर बंटवारा हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना के कारण जो चित्र दिया है, इसी ने बात रखा कि भाई हम लोग अलग पार्टी बनाएंगे और हम लोग को अलग क्षेत्र चाहिए, अलग जगह चाहिए और वो स्वतंत्र होगा, मतलब वो भारत के अंतर्गत नहीं होगा, जिसमें भारत विभाजन का मार्ग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। और यहीं से शुरू हुआ था किसका विभाजन? भारत का विभाजन। और परिणाम हुआ कि 1946 आते आते भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। आगे है हमारा अगला टॉपिक, स्वराज पार्टी। असहयोग आंदोलन को एकाएक वापसी से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1922 में हुए कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ, जिसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन थे जी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं का विचार था कि कांग्रेस रचनात्मक कार्यक्रम के साथ ही कांग्रेसी देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करे। इसी प्रश्न पर एक प्रस्ताव गया अधिवेशन में लाया गया परंतु पारित नहीं हो पाया। तब चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने अपने कांग्रेस पद त्याग दिए और स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली और इन्हीं दोनों के अथक प्रयास के फलस्वरूप मार्च 1923 में प्रथम स्वराज दल का सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। हालांकि स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भिन्न नहीं था, क्योंकि ये भी स्वराज चाहते थे परंतु इसके रास्ते थोड़े अलग थे। देखिए, देश में बहुत पार्टियां बनी लेकिन सबका उद्देश्य क्या था? देश को आजाद कराना। भले ही वे लोग अब अलग अलग तरीके से काम करते थे लेकिन उद्देश्य था देश को आजाद कराना। वे भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत चाहते थे। ये लोग 1919 के सुधार अधिनियम में सुधार या उसका अंत चाहते थे। धारा सभाओं में प्रवेश कर कांग्रेस का असहयोगात्मक रवैया अपनाए रखना चाहते थे। ये धारा सभाओं में जाते और विभिन्न मुद्दों पर बहस करने के बाद उसका विरोध करते हुए बाहर निकल जाते थे। उनकी नीति थी नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर पद त्याग कर सत्याग्रह में भाग लेना था। नौकरशाही आप लोग समझते हैं? नौकरशाही मतलब होता है जो अधिकारी नहीं होते हैं सरकार के, जैसे डीएम एसपी हैं, इनको नौकरशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौकरशाह। मतलब नौकर तो हैं सरकार के, नौकर तो हैं लेकिन शाह है, मतलब उसमें का बड़ा है। ये समझ रहे हैं बात को? उसको नौकरशाही कहा जाता है। हालांकि स्वराजवादी अपने प्रारंभिक नीतियों पर अमल करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में काफी हद तक सफल रहे, यथा बजट प्रस्तावों को अस्वीकार करना, 1919 सुधार अधिनियम पर जांच समिति गठित करवाना आदि। परंतु CR दास यानी कि चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद केलकर एवं पुपुल जैसे नेताओं ने सरकार से सहयोग का रास्ता चुना। यही वह समय था जब स्वराज आदि हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं के करीब आए, क्योंकि चुनावों में हिंदू संप्रदायवाद का सहारा लिया जाता था। बनारस जैसे स्थानों में तो स्वराज पार्टी एवं हिंदू महासभा में कोई फर्क नहीं था। यही कारण था कि कभी कभी मोतीलाल नेहरू को सांप्रदायिक अपीलों का सहारा लेना पड़ता था। संभवतः अपनी नीतियों पर दृढ़तापूर्वक नहीं टिके रहने एवं सांप्रदायिकता से अपनी दूरी नहीं रखने के कारण स्वराज पार्टी 1926 तक पंगु होकर सीमित हो गया। मतलब कि ये जो पार्टी थी हिंदुओं की पार्टी थी। स्वराज पार्टी किसकी पार्टी थी? ये लोग ज्यादा अपने हिंदू का प्रचार करते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1926 में पार्टी ही समाप्त हो गई। तो मैंने पहले ही कहा है कि अगर धर्म जाति के आधार पर कोई काम करेंगे तो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, कभी ना कभी वो बर्बाद हो जाएगा। आगे है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ।
RSS, इसका नाम जरूर आप लोग टीवी पे देखते होंगे। RSS के आदमी हैं, इस समय देश को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इधर जोगी जी हैं, ये सब किसके आदमी हैं? RSS एक संगठन है, वो हिंदुओं का एक संगठन है, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म उसका है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS। तो RSS अर्थात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की मुख्य अवधारणा हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की स्थापना। देख रहे हैं ना, लिखा है ना, इस पार्टी का उद्देश्य क्या है? हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना। मोदी से, योगी से, अमित शाह से मुसलमान क्यों डरते हैं? इनको डर होता है कहीं ये हिंदू राष्ट्र घोषित न कर दे, क्योंकि RSS के आदमी हैं। और RSS वाले हमेशा किस पर जोर देते हैं? हिंदूवादी पे जोर देते हैं। और एक बात और है कि ऐसा जो भी सोचते हैं ज़्यादा दिन तक चलता भी नहीं है। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय सारे मुसलमान डर गए थे, कभी इसको क्या करेगा, ये हिंदूवादी राष्ट्र घोषित करेगा। लेकिन कहा जाता है ना, बड़े पद पर बैठने के बाद व्यक्ति समझदार हो जाता है। तो उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे मुसलमानों को धक्का लगे। योगी जी जब मुख्यमंत्री बनी तो सारे मुसलमान उत्तर प्रदेश के डर गए थे कि भाई तो सीधे खुल के बोलता है कि सबको काट डालो, सबको मार डालो, अब क्या करेगा, ये तो मालिक बन गया अब। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद ही ना तो उस तरह के बयान आते हैं, ना उस तरह की बातें होती हैं, ना ही कोई काम होता है। देखिए, आदमी बड़े पद पर पहुंचता है ना, सब चीज़ समझने लगता है, वो हर एक गलती को समझने लगता है। आप देखिए, अभी आप क्या हैं, पाकिस्तान की बात है तो हम लोग कह देते हैं परमाणु बम बिक देते कि वो राजे थे, हर आदमी कह देता है। अरे पागल हो यार, परमाणु बम बिक देना, जो उसके जगह पे बैठा है एक बार उससे पूछो। उसको केवल परमाणु बम फेंक देना बड़ा चीज़ नहीं है, उसके लिए सबके बारे में सोचना जरूरी हो जाता है कि मैं फेंकूंगा तो वो भी फेंकेगा, मेरे लोग मारे जाएंगे। क्योंकि उस जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को गार्जियन समझता है और पूरे देश को अपना परिवार समझता है। और कोई भी आदमी किसी भी कीमत पर अपने परिवार का नुकसान तो कभी नहीं चाहता है। चाहता है जी कोई कि मेरा बेटा बेटी मर जाए, मेरा परिवार समाप्त हो जाए? तो बड़े पद पर बैठने के बाद व्यक्ति बड़ा सोचता है, दूर की सोचता है। अगर नहीं सोचेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो आज देखिए आप लोग कितना फैन फॉलोइंग, एक बार टीवी में दे रहा था कि आज योगी जी का मुसलमानों का फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गया है, मुसलमान उन्हें बहुत ज़्यादा वहाँ पे पसंद करते हैं। सारा सोच बदल गया, पहले क्या था अब क्या है। पहले का भाषण सुन लेंगे तो लगे अरे ये तो जब भी कुछ हो जाएगा सबको ख़त्म कर देगा। अभी का भाषण आप सुनिए, सारा चीज़ बदल गया। तो बस यही बात है कि RSS का उद्देश्य क्या था? हिंदू राष्ट्र की स्थापना। सन 1925 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? ऐसा नहीं है कि यह पार्टी एकाएक उभर कर सामने आई थी, बल्कि इसके स्वरूप तो पहले ही दिखाई पड़ने लगे थे। इसी काल में, काल मतलब क्या होता है? समय। इसी समय में हिंदू पुनरुत्थान की शुरुआत हुई, जिसके तहत हिंदू परंपराओं का पक्ष पोषण एवं महिमा मंडन करना सम्मानजनक माना गया। इसका प्रभाव तत्कालिक नेतृत्व वर्ग, धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं एवं साहित्यों में भी नजर आता है। हालांकि 1830 में ही कलकत्ता के राधाकांत ने धर्म सभा स्थापित कर धर्म सुधारों को शुरू किया था, परंतु 1875 में, कब? 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर, आप लोग पढ़े ना संस्कृत में, 1875 में उन्होंने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। क्वेश्चन याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। यह हिंदू पुनरुत्थानवाद का प्रारंभिक दौर था। इस काल में वेदों की सर्वोच्चता की बात कही जा रही थी तथा हिंदू धर्म के सनातन रूप को स्थापित किया जा रहा था। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 10 से 15 वर्षों के कार्य से युवा नेता संतुष्ट नहीं थे और उग्र रूप अपनाना चाहते थे। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में हिंदू धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिसमें बाल पाल लाल मुख्य थे, यानी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। अन्य नेता भी इस राह पर चल दिए।
यह स्वाभाविक भी था कि क्योंकि तत्कालीन भारतीय समाज धर्म भीरू समाज था और धार्मिक उदाहरणों से आम जनता को आसानी से समझाया और जगाया जा सकता था। इसी समय 1909 में लाला लाजपत राय के सहयोगी लाला लालचंद ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है, भारतीय बाद में। मतलब कि ये हिंदूवादी नेता थे, कहते थे पहले हम हिंदू हैं तब क्या है, जबकि देखा जाए तो एक हिसाब से अच्छा नहीं है। पहले हम क्या है, भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू है, चाहे जो भी है। अब हिंदू धर्म के रूढ़िवादी धर्म सभाओं, सनातन धर्म सभाओं, कुंभ मेलों आदि के माध्यम से संगठित होने लगे, जिसका परिणाम 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना के रूप में परिलक्षित हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1915 में किसकी स्थापना की? हिंदू महासभा की। कहां पर? हरिद्वार में। और याद रखेंगे 1918 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, क्योंकि हिंदूवादी नेता थे, उसी पे नाम भी रखते थे ये लोग। परंतु गांधी के पदार्पण के साथ ही, यानी जब गांधी जी यहां पर आए, दोनों पक्ष की सांप्रदायिक पार्टियां नेपथ्य में चली गई। जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, तब पुनः उग्र राष्ट्रवादियों में विरोध पैदा हुआ और सांप्रदायवाद की हवा एक बार पुनः तेज हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब असहयोग आंदोलन बंद हुआ तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे गरम दल के नेता उनसे अलग हो गए और वे लोग हथियार का सहारा लेना शुरू कर दिए थे। हिंदू महासभा वाले हिंदुस्तान को हिंदी एवं हिंदुओं से जोड़ने का प्रचार करते रहे। इस कारण इनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। इसी समय बाल गंगाधर के अनुयायी श्री KB हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय हिंदू नौयुवकों को अनुशासित एवं चारित्रिक रूप से मजबूत कर राष्ट्र का निर्माण करना था। अतः यह एक सामाजिक संस्था के रूप में उभरनी शुरू हुई। इसमें राष्ट्र धर्म के साथ कट्टर हिंदुत्व की शिक्षा दी जाती थी। और लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का। इस प्रकार उपरोक्त लिखित बातों से इस तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है कि ब्रिटिश सरकार की विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। सन 1914 से लेकर 1930 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी समय किसान सभा एवं कई मजदूर संगठनों की नींव पड़ी, जिसने अपने अधिकारियों के लिए आंदोलन की शुरुआत की, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में समाहित हो गया। इस अवधि में भारत में विभिन्न दलों जैसे साम्यवादी दल, स्वराज पार्टी एवं RSS का गठन हुआ और कांग्रेस पार्टी बनी तथा मुस्लिम लीग की गतिविधियां तेज हुई। सन 1930 के बाद इन सभी दलों के द्वारा अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध किए गए आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। तो यह आपने जाना कि भारत में राष्ट्रवाद क्या था, कैसे लोगों ने क्या क्या काम किया, सारी चीजों को समझ गए। 4 पार्ट में अपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां से उसे देख सकते हैं। आपके पेज नंबर 99 में और यहाँ पे 100, पेज नंबर 100 में टिक मार्क और भरने वाले क्वेश्चन दिए गए, आप लोग अपने से बना लेंगे। अगले पार्ट में हम इसका किताब से अंदर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो आपकी किताब में दिया है, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये सारी चीज आपको बताए जाएंगे। लेकिन आप लोग अपने से इसका ऑब्जेक्टिव, इसका भरने वाला और एक है मिलान करने वाला, खुद से बनाएंगे और बना करके उसे आप क्लास में दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।